ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली प्लीज पर सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की जो बेंच आज एक बार फिर से बैठी है, तो वापस से ईसीआई की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी बातें रखी गई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक बार फिर कैसे ईसीआई ने ये मेंटेन किया है कि वे इस प्रोसेस को करने का पूरा अधिकार रखते हैं और क्यों एसआईआर प्रोसेस के टाइम अब ईवीएम का मुद्दा वापस से उठा है, आज के इस वीडियो में व्यूअर्स देखते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, इसके साथ पहले तो क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पावर्स पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ की हुई है लास्ट हियरिंग्स में। जस्टिस बागची ने सीधा सीधा कहा है कि नो पावर कैन बी अनट्रैमल्ड और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, एब्सोल्यूट पावर के साथ काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर भी यूज किया था कि पावर को अनरूली हॉर्स नहीं बनाया जा सकता, उस पर रूल्स का लगाम होना चाहिए। और वही अगर हम हियरिंग पर वापस आएंगे तो लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो कि लीड काउंसिल थे ईसीआई की तरफ से, उनके आर्गुमेंट्स खत्म हो गए हैं और आज ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह के आर्गुमेंट स्टार्ट हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि जो इशू है, वेदर सच अ रिविजन इज स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और वेदर इट फंक्शंस एज द फाउंडेशनल टूल थ्रू व्हिच द इलेक्शन कमीशन reasserts its jurisdiction, subject of course to the principles of non-arbitrariness and reasonableness। तो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा उन्होंने ये उठाया है कि इशू ये है कि ईसीआई के पास जो ये पावर है एसआईआर करवाने की, क्या वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू आया है, यानी कि स्टैट्यूटरी लॉज के थ्रू आया है, या फिर ईसीआई के पास ऑलरेडी ये पावर थी जो कि रीअसर्ट करती है ईसीआई का जुरिस्डिक्शन इलेक्शंस को लेकर। उन्होंने जिसके बाद एम्फसाइज किया कि हर नेशन का एक अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, स्पेशली इलेक्टोरल मैटर्स में। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो कंडीशंस आर्टिकल 326 में दी गई है फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल आर मैंडेटरी एंड ऑपरेट ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। तो व्यूअर्स, आर्टिकल 326 में यहाँ बात हो रही है तो नेशनल अडल्ट सफरेज का राइट है, जो कि राइट टू वोट लोगों को देता है। इसी की वजह से उन्होंने कहा कि ईसीआई के पास जो पावर्स है आर्टिकल 326 के अंदर, वो इलेक्टोरल रोल को लेकर तो है ही, बट वो मैंडेटरी भी है और वो कंटिन्यूइंग बेसिस पर है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में बंद हो जाती है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 325 है वो नेगेटिवली फ्रेम्ड है, स्टेटिंग दैट नो पर्सन शैल बी रेंडर्ड इनएलिजिबल, बट जो रियल गवर्निंग प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू हिम इज आर्टिकल 326। अब यहाँ पे आर्टिकल 325 की बात की है तो 325 स्पेसिफिकली कहता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 325 और 326 दोनों के तहत ईसीआई के पावर्स है इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की, स्पेशली आर्टिकल 326 के अंदर। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि यूजुअली कोर्ट में एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एस्टैब्लिश किया है, इन केसेस वेयर रिपीटेड एक्शन अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड द प्राइमा फेसाई फाउंड टू लैक बोना फाइड्स अप्लाइज फुल्ली इन द प्रेजेंट मैटर। उन्होंने कहा है कि एक प्रिंसिपल ये है कि अगर दिखे कि एक प्रोसेस के खिलाफ अननेसेसरी एक्शंस आ रहे हैं उस प्रोसेस को दबाने के लिए, और प्राइमा फेसाई ये दिखे कि उन जो एक्शंस हैं उनके पीछे कोई प्रॉपर मटेरियल नहीं है, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो उस केस को कंप्लीटली डिसमिस कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में भी यही हो रहा है। पिटिशनर्स आए दिन ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, बट इसके आगे उनके पास ना प्रॉपर एविडेंस है ना प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स है। अब यहाँ पे उन्होंने समझाया भी कि उनके अकॉर्डिंग कोर्ट ने लास्ट टाइम भी अपना सेटिस्फैक्शन दिखाया था कि न्यूज़पेपर के थ्रू लोग अगर ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं तो वो काफी गलत है, अगर पीछे एक प्रॉपर एविडेंस ना हो, प्रॉपर बैकिंग ना हो। फर्दर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं है ये एक्सेप्ट करने में भी ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट द सजेशन टू रिवर्ट टू द पेपर बैलेट सिस्टम ऑफ अ बाइगॉन एरा रिवील्स द रियल इंटेंशन ऑफ द पिटिशनिंग एसोसिएशंस व्हिच इज टू डिस्क्रेडिट द सिस्टम ऑफ वोटिंग थ्रू ईवीएम्स एंड देयरबाय डिरेल द इलेक्टोरल सबमिशन। अब व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस हियरिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईसीआई के बिहाफ पे उन्हें ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से ये बात भी कह रहे हैं कि जो एसोसिएशंस एसआईआर के प्रोसेस को चैलेंज कर रही है वो कहीं ना कहीं एक पुराने सिस्टम की तरफ लोगों को भड़काना चाहती है, वापस ले जाना चाहती है पेपर बैलेट के सिस्टम पे, और वो डिस्क्रेडिट करना चाहती है सिस्टम को। वोटिंग जो होती है ईवीएम्स के थ्रू उसे भी रिमूव करना चाहती है, डीरेल करना चाहती है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को। तो
व्यूअर्स, यहीं पे हमने देखा है कि एसआईआर के प्रोसेस की हियरिंग के दौरान यहाँ पे ईवीएम्स की बात वापस से उठी है, जिसकी वजह से भी ईसीआई पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं, सवाल उठते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे ईसीआई की तरफ से फिर से सीनियर एडवोकेट डीएस मौजूद थे, जिन्होंने पिटिशनर्स के अटेम्प्ट को हाईलाइट किया कि वो कैसे कहीं और के लॉज कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्शंस इधर उधर कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने समझाया कि ईसीआई के पास पावर्स है इलेक्टोरल रोल रिवाइज करने की, डिस्क्वालिफिकेशन की भी पावर्स है उनके पास, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पे उन्होंने फर्दर कहा कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ऐसे लोग जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वोटिंग प्रोसेस के लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई करने का पावर ईसीआई के पास है। फर्दर उन्होंने कहा कि 18 साल से कम वाले लोग वोट नहीं कर सकते, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, और ये मेक श्योर करना ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिसके साथ उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप और मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स व्हाइल अदर स्टैट्यूटरी कंडीशंस आर सेकेंडरी एंड कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। जिसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कहा कि फॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं, डोर्स नॉक होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है और कंप्लायंस इंश्योर होता है। अब यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 62 ऑफ द आरपीए एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात की, जो कि राइट टू वोट से कंसर्न है। उन्होंने कहा कि provides that every person whose name is entered in the electoral roll is entitled to vote। मतलब सिंपल टर्म्स में inclusion in the roll determines the right to vote। जिसके साथ उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस कैरीड आउट हुआ है with the technological resources, manpower available to the ECI, it could complete the exercise quickly and demonstrate that nothing amiss has occurred। उन्होंने बोला भी कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट लैप्स नहीं हुआ है बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसको पॉइंट आउट करते हुए कोर्ट ने भी इस बात को माना है, तभी उन्होंने बिहार में जो एसआईआर प्रोसेस हुआ था उसे रुकवाया नहीं है। जिसके बाद वापस से ईसीआई की तरफ से एडवोकेट एकलव्य द्विवेदी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे अब प्रोपोर्शनलिटी पे फोकस किया। कहा कि आर्टिकल 326 जो है, जो अडल्ट सफरेज का राइट देता है, राइट टू वोट देता है, वो एक सेल्फ लिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गारंटी करता है अडल्ट सफरेज एंड प्रोवाइड्स दैट एनीवन एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑन द इलेक्टोरल रोल शैल बी रजिस्टर्ड। जिसके बाद उनका नेक्स्ट सबमिशन था सेक्शन 21 से रिलेटेड, जो कि एक्सटेंसिवली ऑलरेडी डील हो चुका है, जिसमें दिया गया है कि प्रोसेस का प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन दिया है। अगर उस प्रोसेस के अलावा कुछ ईसीआई करती है तो उनके पास पावर्स है इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट। उन्होंने कहा कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 इफेक्टिवली ईसीआई को बहुत ज़्यादा पावर्स देती है कि उन्हें जो सही लगे वो डेविएट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, रूल्स रेगुलेशन से, और इन द मैनर इट डीम्स फिट। जिसके बाद उन्होंने भी अपने कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट्स दिए। कहा कि mere presence of the word democratic in an organization's name does not imply that it is contributing to the strengthening of the country's democratic framework। अब यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं पिटिशनर्स के नाम पे, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उस पे एक वार किया है, ये कहते हुए कि जस्ट बिकॉज पिटिशनर के नाम में डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश के भले के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है या कहीं ना कहीं उसके भले के लिए काम कर रही है। अब व्यूअर्स, इस केस में हियरिंग में टाइम नहीं बचा था, इस वजह से ये मैटर आज के लिए खत्म हो गया है, पर इस मैटर को वापस से टेकअप करेंगे सीजे सूर्यकांत की बेंच कल नेक्स्ट डे। तो उस अपडेट में क्या हो सकता है, उस हियरिंग में वापस से ईसीआई की तरफ से कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे जा सकते हैं, वो सब देखने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।